चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर पूरी तरह थम गया। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने अंतिम घंटों तक अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाया। इसके लिए सभाएं की गई, रोड शो किए गए, दावे, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चरम पर दिखा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज उपचुनाव प्रचार का शोर थमा है। मनोज मंडावी के निधन से भानु प्रतापपुर सीट खाली हुई है। 5 तारीख को 5 दिसंबर को मतदान होना है। कुल 256 मतदान केंद्र इसके लिए बने हैं और 69 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, संवेदनशील हैं। कुल 1,97,535 मतदाता हैं जो कुल 7 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में दर्ज करेंगे। कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला सीधा है। कांग्रेस ने दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मनोज मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। दोनों पक्षों ने जमकर प्रचार कर दिया है। अब जनता के हाथ में है कि वो किस पक्ष को अपने लिए चुनती है। एक और अहम बात यह कि अब की बार सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। तो एक अहम बात है कि क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर दोनों दलों के बीच में टक्कर होगी। यहाँ भानु प्रतापपुर उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 256 मतदान केंद्र है। उसमें से हम लोगों ने 30 सेक्टर बनाए हैं और 30 सेक्टर में हमारा 45 रूट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने सामग्री वितरण के लिए अलग अलग 15 काउंटर बनाए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के जो रण था वो अब जीतने के बाद या फिर अपनी तरफ से दबाव बनाया, इस बात को लेकर के एक नई जंग छिड़ गई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद सभी वर्गों को कुल मिलाकर 76% आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये दावा है। प्रदेश की राज्यपाल ये कहती हैं कि सोमवार 5 दिसंबर को इस बिल पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। विशेष सत्र के पारित इस विधेयक को लेकर कौन इसका क्रेडिट ले, इस पर एक नई बहस छिड़ी है आज। एक दिन पहले विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। सत्तासीन कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश के तमाम वर्गों की उम्मीदों का ख्याल रखते हुए विशेष सत्र बुलाया गया, तो दूसरी ओर विपक्ष इसका श्रेय खुद के संघर्षों को दे रहा है। जाहिर तौर पर अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दोनों दल किसी भी कीमत पर खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी का दावा है कि अक्टूबर में पैदल मार्च कर राजभवन में जाकर ज्ञापन सौंपा। 2 महीने तक जनजातीय मोर्चा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, तब जाकर सरकार मजबूर हुई। बीजेपी ने तंज भी कसा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव न होता तो सरकार अभी विशेष सत्र नहीं बुलाती। ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया, बिना तैयारी के लाया गया। वो आरक्षण देना कम है, राजनीति करना ज्यादा है कि भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी हुई और इससे चिंतित होकर के मुख्यमंत्री जी ने यह विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बिना होमवर्क के सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आदिवासी आरक्षण बिल पास कराया है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। उपचुनाव हार रहे हैं तो पहले से फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो वैसे हार रहे हैं। बिल अभी राज्यपाल के पास है और उनके विधि अधिकारी छुट्टी पर हैं। राज्यपाल ने स्वयं कहा है कि सोमवार यानी 5 तारीख तक इस पर दस्तखत हो पाएंगे। 5 तारीख को ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव की वोटिंग भी है। तो मेरे लॉ अधिकारी है वो अभी शादी में गए हैं, तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगी। कुल मिलाकर आरक्षण का मुद्दा फिलहाल चौतरफा चर्चाओं में है। अभी तक इस बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और आदिवासी समाज का एक धड़ा इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुका है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे माहौल में लगता नहीं कि ये मुद्दा सियासी गलियारे में जल्द ठंडा पड़ेगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।
अब सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है, विपक्ष का सर्व आदिवासी समाज का दबाव काम आया है, इस पर मोहर तो वहां की जनता लगाएगी। उपचुनाव के नतीजे काफी हद तक इसके बारे में भी साफ इशारा करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन कुछ ऐसा कह गए जिस पर विवाद खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में जय श्री राम और जय सिया राम को लेकर के बहस छिड़ी है। आप इस रिपोर्ट में पूरा वाकया समझेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर सियाराम न बोलने को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने जय सियाराम के मतलब भी बताए। उनके इस बयान का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया है। भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। जय सियाराम का मतलब क्या है? जय सियाराम का मतलब जय सीता जय राम। ये तो महिला विरोधी उनके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय सिया राम लगातार हम लोग बोलते हैं। ठीक ही कहा राहुल जी ने। उधर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने उनके इस बयान पर राहुल गांधी को ही घेर लिया। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, बयानों और मुद्दों पर सियासत गर्माती जा रही है। तो इसी विषय के ऊपर डिकोड डिबेट भी हमने की और सभी पक्षों को, दोनों पक्षों के नेताओं को सुनने के बाद कि एक ने एक स्लोगन को अगर अपनाया तो दूसरा दूसरे स्लोगन को अपनाकर, जय घोष को अपनाकर इसे अपना बताने की और लोगों से भी इसे अपना बनाने की अपील कर रहा है। इसी पर एक जंग छिड़ी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एकदम फायर ब्रांड अंदाज में नजर आए। मंडला डिंडौरी जिले में औचक निरीक्षण किया। मंडला में सीएम शिवराज ने जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखते नाराजगी प्रकट की। अस्पताल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। डिंडौरी में भी 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। क्यों हुए, आप रिपोर्ट में जानेंगे। औचक निरीक्षण पर डिंडौरी पहुंचे सीएम शिवराज ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया। सीएम ने बिलगढ़ा बांध की नहरों के निर्माण और मेंटेनेंस में लापरवाही मिलने पर जल संसाधन विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सीएम शिवराज आदिवासी हॉस्टल पहुंचे और अव्यवस्था मिलने पर छात्रावास अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया। अधीक्षक को रोज यहाँ रहना चाहिए, यही से, और उसका कमरा भी बना के इसको सस्पेंड करो। सीएम ने इस दौरान शहपुरा की जनजाति कल्याण केंद्र का निरीक्षण भी किया। अच्छा काम तो सम्मान करना चाहिए, समाज को पुरस्कृत करना चाहिए। गड़बड़ हो तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। सीएम बिलगांव स्थित शासकीय प्राइमरी स्कूल भी पहुंचे। सीएम ने यहां न सिर्फ स्कूल का निरीक्षण किया बल्कि बच्चों से भी बातचीत करके शिक्षा का स्तर परखा। सीएम ने बड़झर गांव में एक पेड़ के नीचे चौपाल भी लगाई और ग्रामीणों और आदिवासियों की समस्याएं सुनी। चलिए अब जरा इधर नक्सलियों के ऊपर नकेल कसने के लिए तरह तरह के और बार बार नए अभियानों के साथ में काम को आगे बढ़ाया जाता। बीजापुर के पोमरा में बीते दिनों 26 नवंबर को सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। एसपी अंजनेय वैष्णव ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। बताया कि फायरिंग में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही वहीं से एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। यह बताया गया कि मारे गए नक्सलियों के पास से अमेरिका की बनी हुई एक गन मिली है। सुरक्षा बल ने ऑटोमेटिक कार्बाइन कैलिबर 30M1 राइफल को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस राइफल का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम वार और कोरियन युद्ध के दरमियान किया गया था। यह राइफल बेहद घातक है जिसकी फायर रेंज 300 गज है। साथ ही 15 से 20 राउंड फायर इससे हो सकते हैं। बीजापुर में नक्सलियों के पास में यूएस मेड हथियार बरामद होने के बाद पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। यह सवाल उठा है कि इतने एडवांस हथियार का इस्तेमाल कैसे हो रहा था। 20 नवंबर को थाना मिरतूर क्षेत्र अंतर्गत पोमरा के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस को 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए और साथ में 4 हथियार भी बरामद हुए थे। इन 4 हथियारों में से एक हथियार यूएस निर्मित M1 कार्बाइन था। ये हमने हथियार के सीरियल नंबर इत्यादि दिखा रहे हैं और उसमें पुलिस विस्तृत जांच कर रही है कि नक्सलियों को इस प्रकार के हथियार कहां से प्राप्त।
और अब एक बड़े विवाद की बात, लॉ कॉलेज में पढ़ाना तो लॉ चाहिए लेकिन वहां कुछ और ही पढ़ाई चल रही है। इंदौर के लॉ कॉलेज में कंट्रोवर्शियल किताबें मौजूद पाई गई। इस मामले को संज्ञान में लेने से पहले IBC 24 ने इसकी पूरी तहकीकात की, पड़ताल की। किताब के लेखक, प्रकाशक, कॉलेज प्रबंधन सबके ऊपर सवाल उठाए। नतीजा ये कि इन सब के खिलाफ FIR हुई है, प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, कार्रवाई आगे बढ़ी। ये उस किताब की चंद लाइनें हैं जिसे इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, जिस पर इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक बवाल मच गया। किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संप्रदाय को लेकर कई ऐसी जानकारियां और टिप्पणियां हैं जिन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। वैसे विवाद की वजह केवल किताब नहीं बल्कि कॉलेज में मुस्लिम फैकल्टी को लेकर भी आरोप है, जो छात्राओं को पब और रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया करते थे, जिसकी शिकायत छात्राओं ने की। बाहर उनको ले जाया जाता है, उनसे तरह तरह के मैसेजेस किए जाते हैं, कॉल्स किए जाते हैं, तो उनको बाहर क्यों बुलाया जाता है? उनका कर्तव्य ये बनता है कि उन्हें कॉलेज में पढ़ाया जाए। कॉलेज के बाहर पर डिस्को में बुलाकर क्या पढ़ाते हैं? पर डिस्को में कौन सी पढ़ाई होती है? मामले ने तूल पकड़ा तो हिंदू जागरण मंच और ABVP ने मोर्चा संभाला और लॉ कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने जांच कमेटी का गठन कर दिया, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किताब के लेखक डॉक्टर फरहत खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है, उसके 24 घंटे में जांच करके FIR दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर FIR करें। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत अब भी जारी है। गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस नेता पलटवार कर रहे हैं। इनका तो एजेंडा ही है RSS और BJP का, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। यदि तुम में दम हो तो उन पे FIR करो। जियो पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी से लेके तुम सबकी पोल खोली है, अजीत डोभाल से लेके तमाम लोगों की पोल खुली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राचार्य समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। अब सवाल ये कि जब डॉक्टर फरहत खान की विवादित किताब 2018 में बैन हो चुकी है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में छात्रों के बीच पढ़ने के लिए कैसे मौजूद थी? आखिर किसकी शह पर कानून के कॉलेज में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है? फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कमेटी बन चुकी है और साथ ही पुलिस भी FIR के बाद अब जांच करेगी। देखना होगा इस मामले में पूरा सच कब तक सामने आता है। शालिनी आरडिया के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ग्वालियर जिले में मूर्तियों को लेकर विवाद रुकता नहीं, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर भितरवार तहसील के चरखा गांव में जमकर पत्थर चले हैं। देखें आप। पत्थरबाजी और भारी बवाल की ये तस्वीरें भितरवार के चरखा गांव की हैं। दरअसल कल देर रात चरखा गांव में जाटव समुदाय के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया। इस बात की खबर सुबह पुलिस और प्रशासन को लगी तो मौके पर अधिकारी पहुंच गए। लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। जिस जमीन पर मूर्ति स्थापित की गई वो सरकारी थी। ऐसे में प्रशासनिक आदेश पर अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया, जिसके बाद लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस फोर्स और प्रशासन पर पत्थरबाजी कर दी। 3 से ज्यादा गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं तो कुछ लोग घायल भी हुए। मूर्ति या जैसे कहें शासकीय भूमि पे अतिक्रमण को लेके आज SDM, SDOP और अन्य अमला गया था, तो जहां गांव वालों ने कुछ विरोध किया और कुछ हल्के फुल्के पथराव की इसमें खबर आई, किंतु कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है और जो अभी जानकारी है वो अतिक्रमण जो था वो वहां से क्लियर कर लिया। पुलिस पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर रही है। ग्वालियर में इससे पहले भी अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद सामने आए। 2 महीने के अंतराल में भितरवार में ही 2 घटनाएं हो चुकी हैं। अब जल्द ही बिलासपुर से नागपुर तक 415 किलोमीटर का सफर वंदे भारत ट्रेन के जरिए केवल 5.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने की अटकलें तेज हैं। रेल मंत्रालय ने पूरे देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलने का निर्णय लिया है। इस क्रम में बिलासपुर को भी सौगात मिल सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO साकेत रंजन के मुताबिक इस तरह की जानकारी मीडिया के जरिए उनको मिली है। साकेत रंजन के मुताबिक बिलासपुर से नागपुर के वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। इस पर स्वीकृति अब तक नहीं आई है। वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तारीख और वक्त को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट रुख नहीं है।
एसईसीआर को रेल मंत्रालय से ऐसा निर्देश फिलहाल नहीं मिला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इन खबरों पर फिलहाल तो विराम लगाया, लेकिन उम्मीद है कि ये ट्रेनें जल्दी दौड़ेंगी। के प्रारंभ होने की अभी अनुमोदन चूंकि आया नहीं है, सैंक्शन आया नहीं है और डेट भी चूंकि डिसाइड बोर्ड ही करेगी, लेकिन अभी बहुत मीडिया से ही मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार मीडिया से ही पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही यह ट्रेन प्रारंभ होगी और संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, जब तक कि बोर्ड से सैंक्शन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन की गाड़ी में मौत कब ब्रेक लगा दे किसी को पता नहीं होता, लेकिन कई बार किसी की मौत चर्चा का विषय बन जाती है। कटनी के राकेश मोहानी की सांसें कुछ ऐसी थमी कि उनके अंतिम तस्वीर को देखकर हर कोई संवेदनाओं से भर गया। जिंदगी क्या है, 4 पल की कहानी। आखिरी पल का मोक्ष भी देखो, साईं के चरणों में ही सांसों ने साथ छोड़ा। वो भक्त थे साईं बाबा के, अटूट श्रद्धा थी साईं बाबा में। कटनी में रहने वाले राकेश मेहानी की हर गुरुवार की तरह पहरुआ स्थित मंदिर दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में फेरे लगाए और भक्ति भाव से साईं बाबा के चरणों में सिर रखा। बस यही पल आखिरी था मेडिकल कारोबारी राकेश मेहानी की जिंदगी का। चरणों में सिर रखने के बाद जब वो काफी देर तक नहीं उठे तो पुजारी और आसपास के लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। तब तक श्रद्धा से नतमस्तक हुए राकेश प्राण त्याग चुके थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शंकर जी के और साईं बाबा के सामने आके उन्होंने अपना मस्तक टेका है। सबको लगा कि वो प्रणाम कर रहे हैं, हम भी थे। फिर हमको बुलाया गया, देखे तो बेहोश टाइप में पड़े हुए थे। वो डॉक्टर के यहाँ ले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बता दिया कि ये हो गया है, वो नहीं रहे। 30 साल पुराना है। मैं यहाँ पर 7 साल से सेवा दे रहा हूँ बाबा की, और इस अपना मंडी रोड पहरुआ बीच में साईं मंदिर अपना, तो उसको उठाया उस भैया को, तो भैया के हल्की हल्की सांस चल रही थी। डॉक्टर बोला भाई ये नहीं है। मौत अकाट्य सत्य है, आनी ही है हर किसी को। हर किसी के जाने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है अपनों पर। राकेश के परिजन भी गमजदा हैं। आस्था के दर पर प्राण त्यागने का ये वीडियो हर किसी के मन को संवेदनाओं के सैलाब से भर दे रहा है। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स अपडेट भी आपको दे दें। आज की बड़ी हैपनिंग्स के बारे में बताएं। भारत बांग्लादेश के बीच में 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, इसको लेकर रोमांच लोगों में अभी से है। कल मीरपुर में इसका मुकाबला होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं। साथ ही स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी हो सकती है। कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में ओपनिंग करने उतरेंगे। सूर्य कुमार यादव को रेस्ट दिया है। ऋषभ पंत विकेटकीपर का रोल निभाएंगे। इस मुकाबले में जिस तरह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहेगी उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो सकता है। जो प्लेयर्स हैं उसके कुछ इस तरह क्रम रहेंगे। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल उपकप्तान के तौर पर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और दीपक चहर, ये प्लेइंग 11 सामने आएगी और इसी से जीत की उम्मीद भी भारतीय फैंस लगा रहे हैं। तो रात 10 बजे में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।